बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हाफ एंट्री वाले जो मैसेज कर रहे हैं उनकी जीटी कब है, तो उनको शेड्यूल नहीं दिया गया। जब शेड्यूल नहीं दिया गया तो मैसेज करने का रीजन नहीं बनता कि खामखा वही एक सेम बात आप रिपीट रिपीट, बस हाफ जीटी की कब है, आपको नहीं दिया गया ना शेड्यूल। तो बस बात खत्म, जब होगी आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा। वही सेम बात, एक ही बात के जब आपको बोल दिया गया था कि अभी आपकी कोई भी जीटी नहीं है, तो जीटी बिना किसी बताए के तो नहीं होगी ना। जरूरी थोड़ी है कि जो है वो फुल एंट्री की जब जीटी हो तो आप लोगों की भी जीटी हो। छुप के तो नहीं लेंगे ना जीटी, या उनको बता दिए बस अचानक से आपको एक दिन पहले बताएंगे, तो ये बात बनती नहीं है। जो चीज होती है वो शेड्यूल आपको पहले मिलता है, पोस्ट की सूरत में मिलता है। आपको कहा गया है कि आप बोर्ड के पेपर्स की तैयारी करें, तो आप बोर्ड के पेपर की तैयारी करें जाके, फर्स्ट ईयर वाले जो है आप एंट्री वाले। ठीक है। और इसके बाद बेटा दूसरी बात के सर कह रहे हैं बायोलॉजी का जो एंट्री टेस्ट की पोर्शन है, जो मेरे ख्याल में 5 को है, 5 को जो फुल एंट्री वालों की जीटी है, उनकी जो बायोलॉजी होगी उस बायोलॉजी की सिर्फ अकेले बायोलॉजी की आपकी टेस्ट होगी उस दिन। बाकी कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा, सिर्फ बायो की टेस्ट होगी आपकी 5 जून को। वही सेम सिलेबस होगा बायोलॉजी का जो फुल एंट्री वालों के लिए। और वो आपके ग्रुप के अंदर बायोलॉजी का सिलेबस हम सेंड कर देते हैं। जो पोस्ट है फुल एंट्री की, उसकी पोस्ट का बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसकी टेस्ट होगी आपकी 5 जून को। वो एज अ क्लास टेस्ट होगी, ऑनलाइन टेस्ट होगी बेटा वो। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं होगा। आप पेपर दे दे, पेपर्स के बाद आपकी जो हाफ एंट्री वाले उनकी जीटी होगी। बाकी फुल एंट्री वालों की जीटी का सिलेबस दिया हुआ है, वो उसी टाइम पे उसी डेट पे होगी, आगे पीछे नहीं होगी, क्योंकि बाद में बोर्ड के पेपर आ रहे हैं। तो इसलिए आप इस बार ये नहीं सोचिएगा कि डेट आगे पीछे होगी, क्योंकि बाद में बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, तो ये टेस्ट अपने सेम शेड्यूल पे होगी फुल एंट्री की। देखिए बेटा, अब इसके बाद हम अपना जो है वो नेक्स्ट जो है वो टॉपिक डिस्कस करते हैं। कल हमने किया था न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में, कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो होता है वो क्या कहता है या कौन सी चीज बताता है। उसके अंदर 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आपको बतानी है कि इसके अंदर आप किस तरह से उन चीजों को डील करोगे। देखिए बेटा, एक तो आपके जहन में ये जो फार्मूला होना चाहिए न्यूटन के लॉ का, इसमें ये जो फोर्स आती है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं बेटा। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है और एक्सीलेशन पैदा होती है, तो ये जो एक्सीलेशन पैदा होती है फोर्स अपॉन मास होती है। इसके अंदर ये जो फोर्स होती है ना बेटा, ये फोर्स जो है ये होती है नेट फोर्स। ठीक है। अब ये नेट फोर्स होती है कि किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली जो सब फोर्सेस होती है, उन सब फोर्सेस का सम होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बॉडी के ऊपर लगने वाली सब फोर्सेस का जो सम होता है वो ये फोर्स होती है। आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं या लिख सकते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, एक्सीलेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो उसके अंदर जो हम फोर्स डालते हैं वो नेट फोर्स होती है, या सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो होती है, उसी के हिसाब से हम इस फोर्स को कहते हैं। और ये अनबैलेंस्ड फोर्स भी कहलाती है बेटा। तो ये पहली बात है। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि बेटा, ये जो हमारे पास होती है, एक होती है एक्सटर्नल फोर्स बेटा।
ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है बेटा? देखें बेटा, एक्सटर्नल फोर्स का मकसद है फोर्स which can change मोमेंटम ऑफ बॉडी बेटा। कोई भी ऐसी फोर्स जो बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर सके उसको एक्सटर्नल फोर्स कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब सपोज करें आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, आप गाड़ी के अंदर बैठ के किसी चीज के ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो गाड़ी तो मूव नहीं करेगी ना। आप गाड़ी के अंदर बैठे हो और गाड़ी के अंदर बैठ के अंदर से आप गाड़ी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा कि गाड़ी मूव करना शुरू कर दे। बेटा ये जो गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाने का जो प्रोसेस होता है, ये जो फोर्स होती है इसको कहा जाता है इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स जो होती है बेटा कभी भी मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकती, और इसके अंदर मोमेंटम की चेंज जीरो होती है। और मोमेंटम की चेंज जीरो होती है तो ये फोर्स इंटरनल फोर्स कहलाती है, और ये फोर्स भी एक्सीलेशन पैदा नहीं कर सकती। याद रखिएगा बेटा, इंटरनल फोर्स जो होती है वो मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकती। अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो है तो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, मीन्स उस बॉडी के ऊपर जीरो फोर्स लग रही है। इंटरनल फोर्स को हम जीरो कंसीडर करेंगे क्योंकि वो अंदर की फोर्स होती है, वो मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकती। ठीक बेटा। अब दूसरी होती है जो है वो एक्सटर्नल फोर्स, ये बाहर की फोर्स है बेटा। इंटरनल की मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, इंटरनल की डेफिनेशन लिख लेता हूं बेटा। इंटरनल फोर्स, फोर्स which cannot change, which cannot change बेटा मोमेंटम ऑफ बॉडी। और एक्सटर्नल फोर्स जो होती है बेटा वो मोमेंटम को चेंज कर सकती है, इंटरनल फोर्स नहीं कर सकती। एक्सटर्नल फोर्स जो होती है बेटा हाँ अब सही है। इससे मध्य कैमरा जेकर रोशनी है। तो देखिए बेटा, एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्स होती है जो बाहर से लगाई जाती है, इंटरनल फोर्स जो होती है बेटा वो अंदर की फोर्स होती है। एक्सटर्नल फोर्स का मकसद है जब आप गाड़ी से बाहर खड़े होके गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो एक्सटर्नल फोर्स बन जाती है। एक्सटर्नल फोर्स जो होती है वो मोमेंटम को चेंज कर सकती है, जबकि इंटरनल फोर्स जो होती है वो मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकती। गाड़ी के अंदर बैठ के जो फोर्स लगाते हैं वो इंटरनल फोर्स होती है, गाड़ी से बाहर निकल के गाड़ी को धक्का लगाए वो एक्सटर्नल फोर्स बन जाती है। तो एक्सीलेशन जो आती है बेटा उसके अंदर इंटरनल फोर्स का कोई भी रोल नहीं होता, क्योंकि इंटरनल जो फोर्स होती है वो एक्सीलेशन पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरनल जो फोर्स होती है वो मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकती बेटा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा। अब ये जो होती है बेटा इसके अंदर आपको मुख्तलिफ कंडीशंस दी जा सकती है। ठीक है, कि नेट फोर्स किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे बेटा। सपोज करें बेटा कि इस तरह से आपको कहा जाए कि इस तरह से पहली कंडीशन अगर आपको दी जाए कि अगर सपोज करें बेटा कि फोर्स को इस तरह से दिया जाता है बेटा, इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के फोर्स को कंपोनेंट्स में दिया जाता है बेटा। ठीक है, जैसे हम इस तरह से करते हैं बेटा कि फोर्स जो होती है इज इक्वल टू 2i
प्लस 3J प्लस 2K इस तरह से दी जाए, तो बेटा इसके अंदर आप एक्सीलेशन कैसे फाइंड करोगे? देखिए बेटा, इसके अंदर अगर आप एक्सीलेशन अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड करोगे तो आप करोगे एफ एक्स अपॉन एम। अगर y की तरफ करोगे तो एफ वाई अपॉन एम, और अगर z की तरफ करोगे तो एक्सीलेशन अलोंग z इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन z। इस तरह से आप अकेले अकेले डायमेंशंस के अंदर आप इसकी एक्सीलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे टोटल एक्सीलेशन पूछी जाए तो टोटल एक्सीलेशन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं बेटा। आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये बेटा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर अपॉन एम, इस तरह भी कर सकते हैं बेटा कि जो नेट मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, इसी तरह से भी कर सकते हैं। तो बेटा आप इस तरह से, या आप इस तरह भी कर सकते हैं बेटा, जो रिजल्टेंट होती है इस तरह भी आप कर सकते हैं बेटा के एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इस तरह भी कर सकते हैं। तो बेटा आप इसको इस सेंस में देखोगे कि जब कोई भी बॉडी इस तरह से बेटा, जब फोर्स के इस तरह से कंपोनेंट्स दिए जाते हैं तो एक्सीलरेशन डिफरेंट एक्सिस पे उसी कंपोनेंट की वजह से पैदा होती है। तो बेटा आप इसको इस सेंस में डील कर सकते हैं कि जब फोर्स को कंपोनेंट्स में दिया जाए तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा कि जो न्यूटन का लॉ होता है, न्यूटन के लॉज के अंदर बेटा, जो न्यूटन के लॉज होते हैं इनके अंदर जो फोर्स होती है सेकंड लॉ के अंदर, ये जो एफ अपॉन एम होता है, ये एफ जो होती है ये नेट फोर्स होती है, रिजल्टेंट फोर्स होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स होती है, एक्सटर्नल फोर्स होती है। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक से ज्यादा होती है तो उन सब का सम जो होता है वो हम डालते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा। अब दूसरी कंडीशन इसके अंदर ये आ सकती है बेटा कि अगर इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर इस तरह से फोर्स लगती है बेटा, अगर हमारे पास बेटा इस तरह से फोर्स लग रही है इसके ऊपर, और इसके अंदर अगर फ्रिक्शन भी है बेटा, और इसके अंदर यहां से आप कह सकते हैं कि बेटा इसके ऊपर फ्रिक्शन भी है। अगर आपसे इस तरह से एक्सीलेशन पूछी जाए बेटा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस तरह से फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक फोर्स का कंपोनेंट एफ वाई बनेगा और दूसरा फोर्स का कंपोनेंट एफ एक्स बनेगा। अब देखें, ये जो फोर्स होती है ये नेट फोर्स होती है। यहाँ पे बेटा जो एक्सीलेशन होगी ये हो जाएगी एफ नेट अपॉन एम बेटा। और आपको पता है यहाँ पे दो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट लग रही है, एफ एक्स इस तरफ लग रही है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लग रही है। तो बेटा नेट फोर्स हो जाएगी इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन एम बेटा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं कि एफ एक्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपॉन एम करोगे। अब इसके अंदर अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 है तो एक्सीलेशन को आप फाइंड कर सकते हैं एफ एक्स अपॉन एम। दोनों तरह से बेटा आप कर सकते हैं ये। अगर फ्रिक्शन 0 है तो इस तरह से करोगे, अगर फ्रिक्शन 0 नहीं है तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये जो सेंस होता है इस सेंस में कर सकते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर भी मसला होता है। देखिए बेटा, अगर फ्रिक्शन मौजूद है ना तो यहाँ पे फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, यहाँ पे फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना भी मसला होता है बेटा। देखें, यहाँ पे होता है बेटा वेट डाउनवर्ड लगता है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगता है। आप इस कंडीशन के अंदर देख सकते हैं बेटा कि नॉर्मल रिएक्शन
और एफ वाई का डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है, और ये डब्ल्यू नीचे होता है। तो आप यहां पे कर सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू। बेटा नॉर्मल रिएक्शन और एफ वाई का डायरेक्शन बेटा सेम है, ठीक है, और डब्ल्यू जो होता है बेटा वो नीचे होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा डब्ल्यू माइनस एफ वाई बेटा। और आपको पता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो होती है बेटा, फ्रिक्शन होती है बेटा म्यू इंटू आर। तो फ्रिक्शन यहाँ पे हो जाएगी बेटा म्यू, और नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा बेटा डब्ल्यू माइनस एफ वाई। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे डब्ल्यू माइनस एफ वाई बेटा। फ्रिक्शन इस तरह से कैलकुलेट होगी और इस फार्मूले के अंदर डालोगे तब जाके एक्सीलरेशन आएगी। ये बेटा इसके अंदर नेट फोर्स को निकालना इतना आसान नहीं है। ये जो केस होता है जिसके अंदर सम एंगल बनती है, ये अगर फ्रिक्शन जीरो है तो सिंपल है, इजी है। लेकिन अगर फ्रिक्शन जीरो नहीं है तो नेट फोर्स हो जाएगी एफ एक्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो म्यू इंटू आर नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बेटा इस कंडीशन के अंदर बेटा, इस कंडीशन के अंदर बेटा, इस कंडीशन के अंदर नॉर्मल रिएक्शन जो होता है बेटा लेस देन वेट होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के बराबर हो जरूरी नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो वेट के बराबर भी हो सकता है, और वो वेट से कम भी हो सकता है, और वो वेट से ज्यादा भी हो सकता है। मैंने ये इसका ये लिख दिया है बेटा, ठीक है। और ये जो होती है बेटा ये इसकी एंगल होती है बेटा थीटा। तो ये आप इसको इस तरह से डील करोगे कि अगर फ्रिक्शन दी जाती है तो आप इसको इस तरह से डील करोगे, अगर फ्रिक्शन नहीं दी जाती तो फिर आप सिंपली इसको इस तरह से कर दोगे बेटा, ठीक है। क्योंकि न्यूटन के लॉ के अंदर नेट फोर्स आती है, और नेट फोर्स को डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है बेटा। अब देखिए तीसरी कंडीशन में बनाता हूं, तीसरी कंडीशन ये बनाता हूं बेटा, थर्ड कंडीशन है बेटा। थर्ड कंडीशन ये होती है कि सपोज करें एक बॉडी है बेटा इस तरह से, इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है बेटा ये फोर्स इस तरफ लग रही है बेटा, ठीक है। वो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही थी बेटा, ये फोर्स जो है ये नीचे की तरफ लग रही है बेटा। ये जो फोर्स लग रही है ये फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है बेटा। अब अगर आप देखते हैं बेटा तो इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे बेटा। ये जो कंपोनेंट होगा ये एफ एक्स कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा बेटा एफ वाई कंपोनेंट होगा। और बॉडी बेटा एफ एक्स मतलब इस तरफ एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर, और यहाँ पे अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगी बेटा। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। तो इस कंडीशन के अंदर भी एक्सीलरेशन हो जाएगी बेटा एफ एक्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन एम बेटा। अगर फ्रिक्शन जीरो है तो यहाँ पे भी केस सिंपल हो जाएगा कि एक्सीलरेशन हो जाएगी एफ एक्स अपॉन एम बेटा। लेकिन बेटा यहाँ पे देख ले कि वेट डाउनवर्ड है बेटा, और एफ वाई का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है बेटा, और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड है बेटा। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आप फ्रिक्शन कैलकुलेट करोगे तो फ्रिक्शन कैसे आएगी बेटा। इस कंडीशन के अंदर आप देख सकते हैं बेटा कि एफ वाई प्लस वेट इज इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन बेटा, मींस नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा वेट प्लस एफ वाई हो जाएगा बेटा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी म्यू इंटू आर इज इक्वल टू म्यू
W प्लस एफ वाई, देयरफॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है म्यू W प्लस एफ वाई। और इस कंडीशन के अंदर आप देख सकते हैं बेटा कि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है बेटा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आप देख सकते हैं बेटा कि नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन वेट है बेटा। इस कंडीशन के अंदर नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो ग्रेटर देन वेट होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन बेटा हमेशा वेट के बराबर हो जरूरी नहीं होता। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वेट के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, वो बड़ा भी हो, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये चौथा केस सिंपल मैं कर देता हूं इसको कि अगर कोई भी बॉडी इस तरह से हॉरिजेंटल सरफेस पे है और उसके ऊपर हॉरिजेंटल फोर्स लग रही है बेटा, तो इस कंडीशन के अंदर बेटा वेट और नॉर्मल रिएक्शन जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और एक्सीलेशन सिंपली जो बेटा अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही है और तो यहाँ पे हो जाएगा अपॉन एम, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन होती है बेटा अगर जीरो होती है तो एक्सीलेशन हो जाएगी बेटा एफ अपॉन एम, क्योंकि फोर्स है हॉरिजेंटल बेटा। और यहाँ पे अगर आप फ्रिक्शन कैलकुलेट करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगे। इस कंडीशन के अंदर नॉर्मल रिएक्शन और वेट बराबर होते हैं बेटा। इस कंडीशन के अंदर नॉर्मल रिएक्शन बराबर होता है बेटा वेट के। आप लिख सकते हैं इसको, हॉरिजेंटल फोर्स जब लगती है तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर होता है वेट के, या कोई फोर्स नहीं लग रही बाहर से, सिर्फ वेट और नॉर्मल रिएक्शन है तो भी ये हो सकता है बेटा। तो नॉर्मल रिएक्शन बेटा जरूरी नहीं है कि वेट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस तरह से जो डायग्राम बेस्ड चीजें होती हैं उनको आप इस तरह से डील करोगे। और भी बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, लेकिन इतना आपको डीप इसके अंदर नहीं जाना। सिंपली आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर ज्यादा फोर्सेस आ जाती हैं तो हम उनको किस तरह से एक्सेलरेशन को डील करेंगे। तो आप इसको इस तरह से डील कर सकते हैं डायग्राम के ऊपर, या जब किसी भी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही होती है तो सिंपली उन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल के फिर आप उसको सॉल्व करोगे। अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाती है तो फ्रिक्शन के अंदर ये चीजें होती है जो आपने अभी देखी है बेटा, ठीक है। और इंक्लाइंड प्लेन भी इसी के अंदर आ जाती है। तो ध्यान में रखिएगा बेटा कि न्यूटन के लॉज के अंदर ये जो बाद वाले टॉपिक्स सब हैं ये न्यूटन के लॉज का हिस्सा है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि पीएमसी के सिलेबस में जब न्यूटन्स लॉज कहा गया है तो सिर्फ न्यूटन के लॉज आपको पढ़ने हैं। बेटा न्यूटन के लॉज जब आ जाते हैं तो ये जो स्ट्रिंग होता है ये भी केस होता है न्यूटन के लॉज का। ये जो स्ट्रिंग के अंदर हम पढ़ते हैं कि बॉडी इज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, ये भी न्यूटन्स लॉ है। मोमेंटम जो होता है ये भी न्यूटन के लॉज के अंदर आता है। इलास्टिक बुलियन आती है ये भी न्यूटन के लॉज के अंदर आती है। इंक्लाइंड प्लेन आती है ये भी न्यूटन के लॉज का हिस्सा है। तो ये सब के सब चीजें जो बेटा बाद वाले टॉपिक्स हैं ये सब के सब न्यूटन के लॉज का हिस्सा है, क्योंकि न्यूटन के लॉज जो होते हैं वो फोर्स से डील करते हैं और इन सब के अंदर सब चीजों के अंदर फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं बेटा, ठीक है। तो ये बेटा इसको इस सेंस में या इस तरह से देखिएगा बेटा, ठीक है बेटा। अब दूसरी बात बेटा, अब इसका एक और जो है वो होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कनेक्टेड मोशन बेटा, कि जब दो बॉडीज कनेक्ट होती है बेटा तो भले एक का मास ज्यादा हो या एक का मास कम हो उनकी एक्सीलेशन सेम होती है बेटा। तो आप इसको इस तरह से देखेंगे बेटा। पांचवा केस है बेटा, पांचवा केस है कनेक्टेड बॉडीज का बेटा। अगर इस तरह से कनेक्टेड बॉडीज हो बेटा, सपोज करें इस तरह से हमारे पास कनेक्टेड बॉडीज है। एक बॉडी है बेटा
इसका मास m1 है, दूसरी बॉडी है उसका मास m2 है बेटा, और इसके ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हो F इस तरह से, ठीक है। अब अगर इसके अंदर फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करेंगे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं इसके अंदर फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये फिर जो है वो ज्यादा डीप चला जाएगा इसके अंदर। अब अगर इसके अंदर एक्सीलेशन आप देखें बेटा, सपोज करें m1 लेस देन m2 है, बट ये बॉडीज कनेक्टेड बॉडीज है बेटा। जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज कनेक्टेड होती है, मैं ये आपको समझे कि एक शॉर्ट बात बता रहा हूं कि जब कनेक्टेड बॉडीज होती हैं, जैसे आपके सिंध के बुक के अंदर केसेस हैं, पुलिस वाले केसेस हैं, या चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के अंदर भी इस तरह से लास्ट वाले 3-4 क्वेश्चंस दिए गए पुलिस वाले, उन सब को आप एक ही पॉइंट के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ये आपको पता है कि जब उनमें से आपको एक्सीलेशन फाइंड करने का कहा जाता है, तो एक्सीलेशन का मकसद होता है फोर्स अपॉन मास। याद रखिएगा बेटा, कनेक्टेड बॉडीज का मास सिंगल मास माना जाता है। अगर इसका मास 1 किलोग्राम है, इसका मास 3 किलोग्राम है, तो आप इसको सिंगल बॉडी कंसीडर करके 4 किलोग्राम समझ सकते हैं। तो जो बॉडीज कनेक्टेड होती हैं, वो कनेक्टेड बॉडीज जो होती है वो सिंगल बॉडी कंसीडर की जाती है। इसका मास अगर 1 किलोग्राम है, इसका मास अगर 3 किलोग्राम है, आप इसको सिंगल बॉडी कंसीडर कर सकते हैं। और इसकी एक्सीलेशन जो होती है बेटा, पहली बात ये कि एक्सीलेशन, इनके अंदर एक्सीलेशन सेम होती है। एक्सीलेशन इज सेम फॉर बोथ बॉडीज बेटा, दोनों बॉडीज की एक्सीलेशन सेम होती है बेटा। अब आपके माइंड में होगा कि एक का मास बड़ा है, एक का मास छोटा है, तो न्यूटन का लॉ कहता है कि एक्सीलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो छोटी बॉडी के अंदर ज्यादा होनी चाहिए, बड़ी बॉडी के अंदर कम होनी चाहिए। तो बेटा इसकी मैंने आपको एक लास्ट बात बता दी कि दो बॉडीज जब या 3 हो, 4 हो, 5 हो, जब ये इस तरह से कनेक्टेड होंगी तो उनको सिंगल माना जाएगा। जब सिंगल माना जाएगा तो उसके हर हिस्से के अंदर एक्सीलेशन सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर कोई भी गाड़ी है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, उसके व्हील्स होते हैं, उसका इंजन होता है, उसकी बॉडी होती है, स्टीयरिंग होता है, सीट्स होती है, मुख्तलिफ उसके कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन जब वो गाड़ी मूव कर रही होती है तो सबकी एक्सीलेशन सेम होती है, क्योंकि वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इसी तरह से जब ये इस तरह से बॉडीज कनेक्टेड होती हैं तो ये सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करती है, इसलिए इन सब की एक्सीलेशन जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो इसकी एक्सीलेशन आप इस तरह से फाइंड करोगे कि F अपॉन m1 प्लस m2। तो इसके अंदर ये जो मास आता है ना बेटा, न्यूटन के लॉ के अंदर ये टोटल मास आता है। इसके अंदर ये जो मास आता है, जिस तरह से फोर्स जो होती है ये सम ऑफ ऑल फोर्सेस होती है, इसी तरह से ये जो न्यूटन के लॉ के अंदर मास आता है ये सम ऑफ ऑल मासेस आता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सीलेशन इज इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, आप इसको इस तरह से इस सेंस में देख सकते हैं बेटा। एक और केस होता है बेटा इसके अंदर कि अगर इस तरह से, ये बेटा टेस्ट के अंदर भी आया था केस, कि इस तरह से अगर आपको कहा जाए बेटा कि एक मास बड़ा है, एक मास छोटा है बेटा, m1 और m2 है। ठीक है बेटा, अगर इनके ऊपर इस तरह से फोर्स लगती है F, ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेटा। इस तरह से अगर इस तरह से हम फोर्स लगाए बेटा तो इनकी एक्सीलेशन भी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटा कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर इस तरह से बॉडीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, तो उन बॉडीज की एक्सीलेशन को कैलकुलेट करते हुए दोनों बॉडीज का जो है वो
इस तरह से जो है वो मास आपस में जो है वो ऐड करके रखा जाएगा। तो आप इसको इस सेंस में बेटा देख सकते हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर आप जो फोर्स अपॉन मास करते हैं तो उस फोर्स का मकसद होता है उस बॉडी के ऊपर लगने वाली सब की सब फोर्सेस की सम, नेट फोर्स या रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। और उस बॉडी के अंदर जो उस फार्मूले के अंदर मास दिया गया है वो उन सब बॉडीज का मास कंसीडर किया जाएगा जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। एक बात याद रखिएगा बेटा कि जब इस तरह से इन दोनों बॉडीज का या इन दोनों बॉडीज की एक्सीलेशन सेम होती है, लेकिन अगर इन दोनों बॉडीज के ऊपर इंडिविजुअली फोर्स कैलकुलेट करनी अगर हम करना चाहें तो इनके ऊपर जो फोर्स होगी वो डिफरेंट लगेगी, फोर्स सेम नहीं लगती। इस केस के अंदर बेटा देखिए इसकी एक्सीलेशन 2 है, इसकी एक्सीलेशन 2 है, लेकिन दोनों के मासेस डिफरेंट है, देयरफॉर दोनों के लिए एक्सीलेशन जो होगी ना वो डिफरेंट आएगी। फोर्स जो आएगी वो डिफरेंट आएगी। एक्सीलेशन सेम है तो फोर्स दोनों के लिए क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। बहरहाल ये इतना डीप अपने पास है नहीं, आप इसको सिंपल तरीके से इस तरह से समझें कि न्यूटन के लॉ के अंदर मुख्तलिफ जो केसेस होते हैं उन केसेस के अंदर आप एक्सीलेशन को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब बेटा हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या कहता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है बेटा। देखिए बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है या थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है। बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो हमें ये चीज बताता है कि जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे, आप किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाओगे तो उस बॉडी की तरफ से एक रिएक्शन भी आएगा। तो ये जो थर्ड लॉ होता है ये हमें कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर इस तरह फोर्स लगाओ और वो उसकी तरफ से आपके ऊपर फोर्स ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। मीन्स सिंगल फोर्स नहीं हो सकती। फोर्सेस हमेशा किस में होती है, पेयर में होती है। जब आप इस तरह से दीवार के ऊपर फोर्स लगाते हो तो आप ये कंसीडर करो कि सिर्फ दीवार के ऊपर फोर्स लगे, आपके हाथ के ऊपर फोर्स ना लगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर दीवार के ऊपर फोर्स लगेगी तो दीवार की तरफ से एक रिएक्शन भी होगा जो आपके हाथ पे लगेगा। तो हर कंडीशन के अंदर होती है ये कि जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो, जब आप एक्शन लगाते हो तो उसकी तरफ से एक रिएक्शन भी आता है। मीन्स यूनिवर्स के अंदर सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, यूनिवर्स के अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो पेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो पहली बात ये होगी इसकी बेटा कि आप कह सकते हैं कि इसके अंदर सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट्स। ठीक है, फोर्सेस आर ऑलवेज इन पेयर। फोर्सेस जो होती है बेटा वो पेयर के अंदर होती है बेटा, और इसकी स्टेटमेंट आपको पता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बेटा। ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हैं कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा बेटा। इसको हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन की फोर्सेस। ठीक है, सपोज करें बेटा
कि अगर इस तरह से कोई भी बॉडी आ रही है बेटा, ये बॉडी आप कह लें ए, और अगर ये बॉडी आ रही है बेटा, इसको कह लें आप बी बेटा। जब ये एक दूसरे के ऊपर बेटा एक दूसरे से टकराएंगी ये दोनों बॉडीज, आप ये कंसीडर करें कि ये दोनों बॉडीज टकरा रही है बेटा, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे बेटा, और ये जो फोर्स होगी बेटा फोर्स ऑफ ए ऑन बी होगी, और ये फोर्स ऑफ बी ऑन ए होगी बेटा। ये ए बॉडी इस बॉडी के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगी, और ये बी बॉडी इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगी। तो आप कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ बी ऑन ए बेटा। ये इसकी होती है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसकी आप कह सकते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जब फोर्सेस लगाती है तो ये जो होती है इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है और अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। अब इसके अंदर एक और भी बात याद रखिएगा बेटा कि अगर हम इसका लेते हैं कि बॉडी ए जो है इसकी फोर्स बी के ऊपर है और बॉडी बी का रिएक्शन ए के ऊपर है। अगर आप बॉडी ए की फोर्स को एक्शन माने और बॉडी बी की फोर्स को रिएक्शन माने, तो बॉडी ए का एक्शन बी के ऊपर है और बी का रिएक्शन ए के ऊपर है। तो एक्शन एक बॉडी के ऊपर होता है, रिएक्शन दूसरी बॉडी के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी के ऊपर हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एक्शन एक बॉडी के ऊपर होता है और रिएक्शन जो होता है वो दूसरी बॉडी के ऊपर होता है। आप कह सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज बेटा। एक्शन और रिएक्शन दोनों जो होते हैं बेटा वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्शन भी उसी के ऊपर है, रिएक्शन भी उसी के ऊपर है, ऐसा नहीं है। अगर आप दीवार के ऊपर फोर्स लगाते हो तो दीवार के ऊपर आपका एक्शन होगा और दीवार की तरफ से आपके हाथ पे जो होगा वो रिएक्शन होगा। तो बेटा इस तरह से ये होते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ हमें कहता है कि फोर्सेस हमेशा पेयर के अंदर रहती है, और जब इस तरह से एक बॉडी के ऊपर एक्शन होता है तो उस बॉडी की तरफ से इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स के अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो हमेशा पेयर के अंदर रहती है, सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। तीसरी बात कि एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करते हैं बेटा। एक्शन एक बॉडी के ऊपर होता है और रिएक्शन जो होता है वो दूसरी बॉडी के ऊपर होता है। तो ये हो गए बेटा न्यूटन के तीनों लॉज जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस किया, सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस किया और थर्ड लॉ के बारे में भी डिस्कस किया। बेटा आज मैं आप लोगों को आज या कल न्यूटन के लॉज के जो सिंपल से क्वेश्चन होंगे वो आपको भेजूंगा। जिस तरह से मैंने ग्राफ वाले आपको भेजे थे तो उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाए। ठीक है, सही है। कौन ग्रेट है?
ठीक है। देखिए बेटा, इसके बाद है हमारे पास है जो है वो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा, कनेक्टेड बॉडीज का है, जिसके बेसिक्स जो होते हैं बेटा वो आज हम करेंगे। बाकी उनको डिटेल में हम कल डिस्कस करते हैं बेटा। तो बेटा अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको कहा जाता है बेटा कनेक्टेड मोशन। ठीक है, अब ये कनेक्टेड मोशन क्या होती है बेटा? बेटा कनेक्टेड मोशन का मकसद है मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड विथ मटेरियल मीडियम। जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे के साथ मटेरियल मीडियम के साथ कनेक्टेड हो तो उसको कनेक्टेड मोशन कहा जाता है। बेटा मटेरियल मीडियम क्या होता है बेटा? मोशन ऑफ बॉडीज, मोशन ऑफ बॉडीज connected with each other with material medium। बेटा रस्सी के साथ, धागे के साथ या ऐसी किसी भी चीज के साथ जब आपस में कनेक्टेड हो तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं बेटा? कनेक्टेड मोशन बेटा। अब ये कनेक्टेड मोशन के अंदर इस तरह से सपोज करें कोई भी बॉडी है, ये इस तरह से सस्पेंडेड है। ठीक है, सॉरी बेटा, ये जो हमारे पास पुली वाले केसेस होते हैं इस तरह से, बेटा ये भी कनेक्टेड मोशन है। सपोज करें बेटा इस तरह से दो बॉडीज इस तरह से आपस में जुड़ी हुई हो तो ये भी कनेक्टेड मोशन है बेटा। कनेक्टेड मोशन का मकसद है ऐसी मोशन जिसके अंदर बॉडीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। अब इसके अंदर बेटा हम पहला लेते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसको कहा जाता है बेटा? अब देखिए बेटा, स्ट्रिंग का मकसद है कोई भी धागा, कोई भी रस्सी जो वेटलेस हो, बहुत ही लाइट हो। वेटलेस तो जाहिर है कि कोई भी चीज बगैर वेट के तो नहीं हो सकती, उसका मास तो होगा। कोई भी चीज बहुत ही हल्की हो, ठीक है, वेटलेस हो, इनएक्सटेंसिबल हो, कि उसको आप अगर खींचे तो वो इस तरह से एक्सटेंड ना हो। ठीक है, और जिसके अंदर बेटा जो इस तरह से खींचने से टूट जाए लेकिन रबड़ की तरह या आम चीजों की तरह उसके अंदर एक्सटेंशन ना आए, तो बेटा आप कहोगे कि कोई भी ऐसी रस्सी या कोई भी ऐसा धागा, कोई भी ऐसी चीज जो वेटलेस हो और इनएक्सटेंसिबल हो तो उसको हम कहेंगे कि ये बेटा स्ट्रिंग है। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। दूसरा होता है बेटा इसके अंदर टेंशन। टेंशन क्या होता है बेटा? देखिए बेटा, टेंशन का मकसद होता है कि ये जो स्ट्रिंग होता है इसको जब इस तरह से खींचते हैं तो ये होता है बेटा एक्शन, और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ इसके अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है जिसको हम कहते हैं टेंशन। कि जब धागा कोई रस्सी इस तरह से खींचते हैं तो उसके अंदर जो रिएक्शन पैदा होता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं टेंशन। टेंशन वो रिएक्शन होता है जो किसी भी स्ट्रिंग को खींचने की वजह से उसके अंदर पैदा होता है। किसी भी धागे को खींचने की वजह से जो रिएक्शन पैदा होता है उसको कहा जाता है टेंशन। तो आप कह सकते हैं कि रिएक्शन
when force is applied on a string, then according to third law of motion, reaction is produced, which is called टेंशन। रिएक्शन पैदा होता है जिसको क्या कहा जाता है बेटा, जिसको कहा जाता है टेंशन। टेंशन वो होता है बेटा, टेंशन जो है वो रिएक्शन होता है जो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर पैदा होता है बेटा। ठीक है, अब इसके कनेक्टेड मोशन के केसेस हैं, कल करेंगे। आपकी बेटा केमिस्ट्री की क्लास है। ठीक है, इसके बाद आपकी बेटा 9 बजे जैसे इंटर की क्लास होती है वो अपने टाइम पे होगी, तो एंट्री टेस्ट वाले बेटा 9 बजे के बाद आपकी इंटर की क्लास होगी चैप्टर 19 की। बाकी हाफ एंट्री वाले या अभी जो है वो आपकी बेटा केमिस्ट्री की क्लास है। आप जो है वो 5 मिनट वेट करें बेटा।